हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूबियंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 8th साइंस के चैप्टर 3 का एक्सप्लेनेशन समझाया गया है, जिसमें डिफरेंट टाइप के सिंथेटिक फाइबर के बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी और बताया जाएगा किस प्रकार से प्लास्टिक को भी हम लोग सिंथेटिक फाइबर में ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है स्टूडेंट, समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया एक्सप्लेन कीजिए व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। मतलब कुछ फाइबर्स को हम लोग सिंथेटिक क्यों कहते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। तो पहले समझ लेते हैं सिंथेटिक्स का मतलब क्या होता है। सिंथेटिक मतलब ऐसे फाइबर्स जो केमिकली बनाए जाते हैं, मैन मेड होते हैं, उन्हें बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो इसका मतलब ये होता है कि इसको बनाया जाता है, ये नेचुरली ना हो कि ये कैसे होते हैं, आर्टिफिशियली वर्क करते हैं या बनाए जाते हैं। तो अब इसके सॉल्यूशंस में आप लोगों को जो लिखना है उसको समझ लेते हैं। लिखा है सम फाइबर्स विच आर नॉट नेचुरल। मतलब कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो नेचुरली नहीं होते हैं। तो कैसे होते हैं, मैन मेड होते हैं, कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज दे आर मेड बाय केमिकल प्रोसेस। मतलब कुछ केमिकल प्रोसेस होती हैं जिनसे ये सिंथेटिक फाइबर्स तैयार किए जाते हैं। अब बात करें द सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड अप ऑफ वेरी लार्ज यूनिट्स कॉल्ड पॉलीमर्स। मतलब ये क्या होते हैं, पॉलीमर्स से तैयार किए जाते हैं। सम ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स आर रेयॉन, नायलॉन, एक्रिलॉन। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने लास्ट ईयर 7th में भी कुछ पढ़ा होगा इसके बारे में। तो सिंथेटिक फाइबर के बारे में भी आप लोगों ने जानकारी की होगी, आपके कोर्स में था। नायलॉन था, पॉलीस्टर इज ऑल्सो अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर, एंड नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया, दीज आर कॉमन सिंथेटिक फाइबर्स। तो स्टूडेंट, क्या लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में मार्क करना है आपको। क्या मार्क करना है, सिर्फ राइट आंसर्स पे आपको केवल मार्क करना है। तो 3 ऑप्शंस आपके सामने है, ए बी सी, उनमें से कोई एक ऑप्शन एकदम क्लियरली सही होगा। तो समझा देते हैं इसको स्टूडेंट। क्या क्वेश्चन में कहा गया, लिखा रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज। तो यहाँ पर बात की जा रही है रेयॉन की, तो रेयॉन को डिफरेंट कहा गया है सिंथेटिक फाइबर्स में। तो सिंथेटिक फाइबर से बिल्कुल अलग होता है रेयॉन, लेकिन केमिकली मैन मेड तैयार किया जाता है। इसको डिफरेंट क्यों कहा गया है, क्यों? फर्स्ट इज इट हैज़ अ सिल्क लाइक अपीयरेंस, सेकेंड है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, एंड द लास्ट वन इज इट इज फाइबर्स कैन ऑल्सो बी वोवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर। तो फर्स्ट वाले में कहा गया है इट हैज़ अ सिल्क लाइक अपीयरेंस, मतलब बिल्कुल सिल्क की तरह दिखाई देता है। तो क्या ये सही होगा? तो ये बिल्कुल क्या है, गलत हो जाएगा। तो ये करेक्ट नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। तो ये बिल्कुल कहाँ से तैयार किया जाता है, वुड पल्प से तैयार किया जाता है, इसीलिए ये बिल्कुल अलग होता है ऑल सिंथेटिक फाइबर से। तो स्टूडेंट, ऑप्शन मिल गया होगा, ऑप्शन बी इज करेक्टली राइट। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स पूछी गई है। आपको स्टेटमेंट करेक्ट पूरी लिखनी है, जो सही हो जाए। तो समझते हैं पहले क्वेश्चन के थर्ड के ए में क्या पूछा गया है। तो ए में कहा गया सिंथेटिक फाइबर आर ऑल्सो कॉल्ड। क्या कह सकते हैं सिंथेटिक फाइबर को, कोई 2 नाम जो आपने सुना था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो कौन कौन से होते हैं, एक तो मैन मेड हो गया, दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल। बी में है सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। स्टूडेंट ध्यान से समझना, जो केमिकली सिंथेसिस करके बनाए जाते हैं सिंथेटिक फाइबर, यही पेट्रोकेमिकल्स का यूज करके ही वो सिंथेटिक फाइबर्स तैयार किए जाते हैं। सी वाला बात, सी वाले में समझ लेते हैं क्या कहा गया है। इसमें पूछा गया लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज आल्सो अ डैश। तो हमको पता है सिंथेटिक फाइबर जो बनाए जाते हैं पॉलीमर्स का यूज करते हुए बनाए जाते हैं, उसी तरह प्लास्टिक का यूज भी पॉलीमर से ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज आल्सो अ पॉलीमर। स्टूडेंट, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया गिव एग्जांपल्स विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब क्वेश्चन में कहा गया है कोई एक एग्जांपल दीजिए या कुछ एग्जांपल दीजिए जिसमें ये दिखाया गया हो कि नायलॉन फाइबर जो होता है वो वेरी स्ट्रॉन्ग होता है ऑल सिंथेटिक फाइबर के अकॉर्डिंग। तो कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं स्टूडेंट। क्या लिखना है आपको अपनी कॉपी में, नायलॉन इज वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर दैट इज वाई, इसलिए है क्योंकि नायलॉन इज यूज फॉर मेकिंग पैराशूट। मतलब आप लोगों ने देखा होगा हवा में उड़ते हुए पैराशूट्स आपको नजर आए होंगे, उसमें इंसान लटके हुए भी नजर आए होंगे। तो इतनी मजबूत रस्सी उसमें बंधी होती है, वो किसकी बनी होती है, इसी
सिंथेटिक फाइबर की बनी होती है जिसका नाम है नायलॉन। तो नायलॉन अपने आप में ही मजबूत है। तो अब बात करते हैं रॉक क्लाइंबिंग, मतलब जो बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर जो लोग चढ़ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज नायलॉन रोप्स। तो इन्हीं नायलॉन रोप्स का यूज़ करते हुए ही वो आगे बढ़ते हैं। फिशिंग नेट, सीट बेल्ट्स एक्सेट्रा, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल वेयर द नायलॉन रोप्स आर यूज्ड। अब नायलॉन थ्रेड इज इलास्टिक होती है एंड लाइट होती है, बहुत हल्की होती है, लेकिन बट एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर, मतलब एक स्टील वायर के अकॉर्डिंग ही बिल्कुल मजबूत होती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग अकॉर्डिंग टू ऑल सिंथेटिक फाइबर्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है एक्सप्लेन कीजिए वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। तो प्लास्टिक के कंटेनर्स जो होते हैं वही फेवर्ड क्यों की जाते हैं स्टोरिंग फूड, किसी फूड आइटम को रखने के लिए। या फिर आप लोगों ने मिल्क का पैकेट देखा होगा, उस मिल्क के पैकेट को किस में रखा गया था, उसी प्लास्टिक बैग में ही रखा गया था या प्लास्टिक की पॉलीथीन में ही रखा गया था। अब बात करते हैं कई डिफरेंट टाइप्स के खाने वाली चीज़ें जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो वो सारी मार्केट वाली चीज़ें जो अवेलेबल हो रही थी मार्केट में वो सब किस में रखी गई थी, प्लास्टिक में ही रखी गई थी। तो ऐसा क्यों है ये एक्सप्लेन करना है। तो आइए जान लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लास्टिक कंटेनर्स जो इस तरह से लिखी हैं। तो प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फॉर द फॉलोइंग रीजन। क्या रीजन है समझ लेते हैं। तो प्लास्टिक कंटेनर्स आर लाइट, बहुत हल्के होते हैं वेट में, सो दे आर इजी टू हैंडल, आसानी से इनको पकड़ा जा सकता है और कहीं पर भी इसको लेके जाया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट में द प्राइस ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स इज वेरी लेस एज कंपेयर टू अदर कंटेनर, मतलब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो प्लास्टिक्स के जो प्राइस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही चीप क्वालिटी के होते हैं, चीप होते हैं, सस्ते होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑल अदर कंटेनर्स। थर्ड ऑप्शन या थर्ड पॉइंट में कहा गया दे हैव गुड स्ट्रेंथ, काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक संभाल के रखे जा सकते हैं, स्ट्रेंथ इनकी बहुत अच्छी होती है। प्लास्टिक कंटेनर आर ड्यूरेबल, मतलब आसानी से रखे जा सकते हैं, टूटते फूटते आसानी से नहीं है और इसमें आप अच्छे से सामान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं क्या पूछा गया, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दीज आर द कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लास्टिक्स। तो ये क्लासिफिकेशन है जिसमें प्लास्टिक्स को क्लासिफाइड किया गया है दो चीज़ों में, एक थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्लास्टिक का ऐसा रूप है जो सेट होने के बाद दोबारा भी इसको नए रूप में तैयार किया जाता है। लेकिन जो सेकंड में है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो इसके नाम से लग रहा है कि ये थर्मोसेट है, इसका मतलब अगर एक बार इसने अपना आकार बना लिया तो अन्य दूसरे आकार में इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आप बात करते हैं स्विच जो आपके घर में बोर्ड लगे होते हैं तो ये बिल्कुल ही थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल हैं। तो स्विच बोर्ड बनने के बाद अगर आप इसको गलाएंगे तो ये आसानी से गलेगा नहीं और गलने के बाद ये बेकार हो जाएगा, मतलब अपना रंग तो ये चेंज कर ही देगा लेकिन अब ये यूजबल नहीं रह जाएगा। लेकिन जो 3 रुपीज़ वाले जो आप लोग यूज़ एंड थ्रो पेन का यूज़ करते हैं इसको आसानी से गलाया जा सकता है, इसके शेप को अन्य आकार में ढाला जा सकता है। तो दीज टाइप ऑफ प्लास्टिक नोन एज थर्मोप्लास्टिक। लेकिन जो प्लास्टिक एक बार अपना आकार परिवर्तित कर लेती है दोबारा वो दोबारा नहीं परिवर्तित होती है तो उसे बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। अब इसके डिफरेंशिएट में आप लोगों को क्या लिखना है थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है प्लास्टिक विच गेट्स डीफॉर्म इजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। तो सिंपल चीज़ वही जो मैंने समझाई कि थर्मोप्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक होती है जो एक बार डीफॉर्म हो गई इजिली तो इसको और भी आसानी से हीटिंग गरमाने के बाद बेंट किया जा सकता है, मतलब इसको किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। जबकि प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड, एक बार अगर मोल्ड कर दिया गया, इसका आकार एक बार ढाल दिया गया, कैन नॉट बी सॉफ्टेंड, आसानी से ये सॉफ्ट नहीं होगी गर्म करने के बाद। इसलिए इस तरह की प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, पॉलीथीन एंड पीवीसी। स्टूडेंट पीवीसी का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, आर सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो पीवीसी के पाइप्स आप लोगों के घरों में लगे होंगे।
Two examples are bakelite and melamine. तो these are the common example of thermosetting plastics और इनका कई जगह पे यूज किया जाता है, हमारे घरों में भी इनका कई तरह का यूज है। तो टू एग्जाम्पल थर्मोसेटिंग के क्या है, बैकेलाइट है और दूसरा मेलामाइन है। तो इनके यूजेस अभी आप लोगों को बताए जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 में कहा गया दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, मतलब जो खिलौने बनाए जाते हैं प्लास्टिक के वो बेसिकली थर्मो प्लास्टिक के ही बनाए जाते हैं। और जो कंघा आप लोग यूज़ करते हैं, कॉम्स वगैरह यूज़ करते हैं अपने घरों में, वो भी इसी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स जो इसी चीज़ के, इसी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। जबकि बैकेलाइट इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में, हैंडल्स ऑफ वेरियस टेंसिल्स बनाने में। मेलामाइन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचनवेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, मतलब इसमें आग बिल्कुल भी नहीं लगती। इसीलिए थर्मोसेटिंग का प्रयोग हम लोग स्विचेस बोर्ड बनाने के लिए करते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है एक्सप्लेन कीजिए वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो एक्सप्लेन करना है वाई फॉलोइंग। फॉलोइंग क्या है, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दे रखे हैं, इनको जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की सहायता से क्यों बनाया जाता है, कारण बताइए। तो पहला है सॉसपेन हैंडल्स जो होती है, और सेकंड है इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस एंड प्लग बोर्ड्स। दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल जिससे क्या तैयार कर रहे हैं हम, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स तैयार कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं आइए जानते हैं। तो फर्स्ट कह रहा है सॉसपेन जो हैंडल्स तैयार किए जाते हैं वो किसके तैयार किए जाते हैं। तो मेलामाइन इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो रेजिस्ट करता है फायर का, मतलब ये आग बिल्कुल भी पकड़ने नहीं देता, या फिर ये कह लें कि इसमें आग बिल्कुल भी नहीं लगती। अब हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, मतलब बाकी प्लास्टिक के अकॉर्डिंग ये गर्म आसानी से नहीं होता। इसलिए जो हैंडल्स तैयार की जाती हैं विच रेजिस्ट फायर, जो आग नहीं लगती, गर्म नहीं पड़ती, तो किसके तैयार की जाती हैं, इसी मेलामाइन के तैयार की जाती हैं। बैकेलाइट, इसको भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से नाम से हम लोग जानते हैं, इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिल्कुल पुअर कंडक्टर होता है किस चीज़ का, हीट का, मतलब ये भी आसानी से गर्म नहीं होता और ना ही इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है। सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस एंड प्लग बोर्ड्स। तो समझ में आ गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन आप लोगों को अपनी कॉपी में क्या लिखना है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कैटेगराइज कीजिए, कैटेगरी तैयार कीजिए डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स की इनटू कैन बी रिसाइकिल्ड, जो आसानी से रिसाइकिल्ड हो जाए, एंड कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड, मतलब जो रिसाइकिल्ड ना हो पाए। मतलब दोनों कैटेगरी बनानी है, एक तरफ आपको रिसाइकिल्ड लिखना है और दूसरी तरफ आप लोगों को क्या लिखना है, दूसरी तरफ आप लोग एक तरफ रिसाइकिल लिखिए और एक तरफ लिखिए कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। तो नॉन रिसाइक्लिक आप लोगों को एग्जाम्पल लिखने और साइक्लिक एग्जाम्पल लिखने। तो क्वेश्चन अभी पूरा हुआ नहीं है, तो क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन का लेके यूज आपको करना है। ये सारे ऑप्शन है, तो आइए पढ़ लेते हैं इनको। तो सबसे पहले दे रखा है टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, प्लास्टिक टॉयज, कुकर हैंडल्स, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेन्स और प्लास्टिक बाउल्स और प्लास्टिक कवरिंग एंड इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लास्टिक चेयर्स एंड इलेक्ट्रिक स्विचेस। तो दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक्स। अब ये जो प्लास्टिक्स हैं ये किस चीज़ के बने होते हैं ये आप लोगों को लिखना है। तो आइए जानते हैं। तो पहला प्लास्टिक टॉयज, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेन्स, प्लास्टिक बॉल्स, प्लास्टिक कवरिंग एंड इलेक्ट्रिक वायर्स आर द प्लास्टिक चेयर्स कैन बी रिसाइकिल्ड एज देयर आर द थर्मोप्लास्टिक। अब ये सभी चीज़ें किसकी बनी थी, थर्मोप्लास्टिक की बनी थी, इसलिए इनको आसानी से रिसाइकिल किया जा सकता है। जबकि टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, कुकर हैंडल्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड एज दीज आर नोन एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। या फिर ये कह लें कि ये सारे एग्जाम्पल जो दिए गए हैं ये किस प्लास्टिक्स के बने हुए हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बने हुए हैं। और आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो होती है वो एक बार अपना आकार बदलने के बाद दोबारा अपना आकार नहीं परिवर्तित करती। मतलब एक बार जिस चीज़ को शेप दे दिया गया अब उसके बाद दोबारा उसको गरमाया या गलाया नहीं जा सकता। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन आप लोग समझ गए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, राणा वॉन्ट्स टू बाय शर्ट। तो राणा क्या है, सॉरी क्वेश्चन में क्या लिखा है, राणा वॉन्ट्स टू बाय शर्ट, क्या खरीदना चाहता है, शर्ट खरीदना चाहता है। किस सीजन में, समर सीजन में। शुड ही बाय कॉटन शर्ट्स और शर्ट्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल। एडवाइज राणा टू गिव या गिविंग योर रीजन।
तो आप लोगों को सजेस्ट करना है कि राना जो है शर्ट खरीदना चाहता है। अब शर्ट कब खरीदना चाहता है? समर मतलब गर्मियों के लिए शर्ट खरीदना चाहता है। कॉटन शर्ट ले या शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल की बनी हुई ले, ये आपको उसको सजेस्ट करना है। तो बात करते हैं राना को जो आपको एडवाइस देनी है। राना इज एडवाइज टू बाय अ कॉटन शर्ट फॉर समर्स। तो कैसी शर्ट खरीदनी है उसको? कॉटन शर्ट। कॉटन भी क्या एक तरह का फैब्रिक ही है। तो कॉटन शर्ट फॉर समर्स बिकॉज कॉटन एब्जॉर्ब्स द स्वेट, स्वेट मतलब पसीना, एंड द पोर्स इन द कॉटन अलाउ इजिली टू इवेपोरेशन, मतलब आसानी से वो इवेपोरेट होता, मतलब हो जाता है, क्या हो जाता है इवेपोरेट? हमारा पसीना। तो कॉटन की जो शर्ट होती है गर्मियों में फेवर करती है इवेपोरेशन की प्रोसेस को बढ़ाने में, एंड कीप्स आर बॉडी कूल, और हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को ठंडा रखने का पूरा 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 प्रयत्न करती है। तो वेयर एज सिंथेटिक शर्ट, जबकि सिंथेटिक शर्ट ऐसा बिल्कुल नहीं करती, और उसमें पसीना आने के बाद वो बिल्कुल भी सूखता नहीं है। दे आर वेरी अनकम्फर्टेबल टू वियर इन समर्स, और बहुत ही ज़्यादा आरामदायक नहीं होता। कब नहीं होता? समर में पहनना। किस चीज़ को पहनना? सिंथेटिक शर्ट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को समझ में आ गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देने हैं जिसमें दिखाया गया हो प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। तो कैसी होती है? नॉन कोरोसिव इन नेचर होती है। अब कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है? तो आप लोगों को यूज़ तो पता ही है इसका। नॉन कोरोसिव मतलब हार्मफुल नहीं होती। तो आइए समझ लेते हैं कहाँ कहाँ ये हार्मफुल नहीं है। तो वी कैन स्टोर various kinds of chemicals and other materials in plastic containers because they are non-reactive and does not react with water and air। तो नॉन रिएक्टिव होती है, वाटर और एयर से बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं करती। सम कॉमन एग्जांपल जैसे टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है? अ काइंड ऑफ प्लास्टिक इज यूज्ड एज कोटिंग टू मैन्युफैक्चर नॉन स्टिक कुकवेयर। तो आप लोगों के घरों में जो नॉन स्टिक बर्तन या नॉन स्टिक पैन का यूज़ किया जाता है, उसके जो ऊपर की लेयर होती है वो इसी टेफ्लॉन की बनी होती है। सेकेंड ऑप्शन में दिया है बैकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पुअर कंडक्टर होता है बैकेलाइट, और इससे हम लोग क्या बनाते हैं? स्विचेस बोर्ड बनाते हैं। आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। इज मेकिंग फॉर इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड हैंडल्स ऑफ द टेंसिल्स, मतलब जो बर्तन है उसकी जो हैंडल तैयार की गई थी वो इसी बैकेलाइट की तैयार की गई थी। मेलामाइन इज ऑल्सो अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिससे हम लोग मेकिंग फ्लोर टाइल्स एंड किचन वेयर। तो किचन वेयर के कई तरह के सामान इसी चीज़ के बने होते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 में पूछा गया शुड द हैंडल ऑफ द ब्रिस्टल्स ऑफ द टूथब्रश बी मेड ऑफ सम मटीरियल, एक्सप्लेन योर आंसर। तो क्या जो हैंडल एंड ब्रिशल्स, तो जो आप लोग टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं उसका जो हैंडल होता है और उसकी जो ब्रिशल्स होती हैं, ऊपर की जो ब्रश की जो ब्रिशल्स होती हैं, वो बनी होती हैं सब मटेरियल की, ऑफ सेम मटेरियल की, इन्हीं प्लास्टिक से बनी होती हैं। एक्सप्लेन योर आंसर। तो बात करते हैं, ये जानते हैं आंसर में क्या लिखना है आपको। द ब्रिसल्स ऑफ द टूथब्रश, द ब्रिसल ऑफ द टूथब्रश शुड बी मेड ऑफ सॉफ्ट मटीरियल। किस चीज़ का बना जाता है? सॉफ्ट मटीरियल का बना जाता है, सो दैट इट डज नॉट हार्म, और इसी वजह से ये हमारे दांतों के लिए हार्मफुल नहीं होता। द जर्म्स, जो हमारे मसूड़े होते हैं, एंड द हैंडल शुड द मेड ऑफ हार्ड मटीरियल सो दैट इट गिव अ फेम ग्रिप। तो एक आसान ग्रिप तैयार हो जाती है जिसको हम आसानी से पकड़ सकते हैं। देयरफॉर द ब्रिसल्स आर मेड अप ऑफ नायलॉन फाइबर्स। स्टूडेंट ध्यान से समझना, जो ब्रिसल्स बनी होती हैं वो नायलॉन फाइबर्स की बनी होती हैं, विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लस्ट्रस, लाइट वेट, आसान और इजी टू हैंडल, एंड द हैंडल इज, अब बात करेंगे हैंडल किसका बना होता है स्टूडेंट, जान लेते हैं। हैंडल इज मेड अप ऑफ हार्ड प्लास्टिक, जबकि जो ब्रिसल्स थे टूथब्रश के वो बने थे नायलॉन के, और जो हैंडल था वो बना था हार्ड प्लास्टिक का, क्योंकि ये स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है, एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपको सोल्यूशन समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 में पूछा गया अवॉइड प्लास्टिक। मान के चलिए अगर आप प्लास्टिक को अवॉइड कर देते हैं, इसका यूज़ कम से कम करते हैं, क्या करना है आपको? लिखना क्या है? अवॉइड प्लास्टिक एज फॉर एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस।
तो इस एडवाइस को आपको बताना है, इस पर कुछ पॉइंट आप लोगों को लिखने हैं कि अगर हम लोग प्लास्टिक को अवॉइड कर दें तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है। तो बात करते हैं, नाउ अ डेज प्लास्टिक बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। मतलब आजकल प्लास्टिक का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अब इसको रोक पाना बिल्कुल भी नामुमकिन है। तो बात करेंगे, अब नामुमकिन है लेकिन हमको किस प्रकार से प्लास्टिक का यूज़ करना है इसको थोड़ा सा समझना है। इवन थ्रू वी शुड अवॉइड देम एज फार एज पॉसिबल एज फॉर द फॉलोइंग रीज़न। लेकिन कुछ चीज़ों को समझते हुए हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। तो पहला चीज़ जान लेते हैं क्या है। प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल है एंड टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू डीकम्पोज। मतलब एक बार अगर कोई प्लास्टिक तैयार की जाती है तो उसको आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। मतलब ये कह लें, जो दिन भर हम लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं उसको आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। वो बिल्कुल वैसे ही आप जैसे लाते हैं उसी तरह की प्लास्टिक वो जो बनी होती है, आप उसको अगर गला भी दोगे तो वो गलने के बाद एक आकार चेंज कर देगी, लेकिन डिस्ट्रॉय बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये कैसी है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है और एक बार बनने के बाद आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। सेकेंड पॉइंट में आप लोग जान लीजिए, क्या आप लोग को जानना है, प्लास्टिक आर नॉन इको फ्रेंडली। मतलब ये बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, इको फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। इसलिए बाय बर्निंग प्लास्टिक, जलाते समय, गरमाते समय ये कैसी हो जाती है, पॉइजनस हो जाती है, मतलब जहरीली हो जाती है। या फिर ये कह लें, अगर इसको हमने जलाया तो इससे निकलने वाला जो धुआं होगा वो हमारे पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए और पूरे एटमॉस्फेयर के लिए क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। और सिर्फ एटमॉस्फेयर के लिए ही हार्मफुल नहीं होगा, ये हमारे लिए, समस्त जानवरों के लिए, समस्त पेड़ पौधों के लिए भी क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। सम कॉज एयर पोल्यूशन, मतलब इससे एयर पोल्यूशन भी होता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, समटाइम्स काउज, काउज मतलब गाय, एंड अदर एनिमल्स में ईट प्लास्टिक्स। मतलब कभी कभी शहरों में ऐसा आप लोगों ने देखा भी होगा कि गाय को जो रोटी आप लोग खिलाते हैं वो किसी पन्नी में, पेपर में रख के देते हैं और उस पेपर के साथ वो रोटी गाय क्या करती, खा जाती है। तो उसका भी नुकसान कई जगह पे होता है। तो कहाँ पर होता है, समटाइम काउ एंड अदर एनिमल में ईट प्लास्टिक प्रेजेंट इन द गार्बेज, कूड़े में पड़ी हुई प्लास्टिक को खा जाती है। विच में शोक, शोक मतलब होता है उसके जो आंतरिक अंग है उसको धीरे धीरे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करती है, डैमेज कर देती है और एक समय उसकी क्या हो जाती है, काऊ की डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, द प्लास्टिक लेफ्ट इन द सॉइल रिजल्ट इन द सॉइल पोल्यूशन। मतलब अगर वो प्लास्टिक आपने क्या किया, ज़मीन के अंदर गाड़ दिया है तो आप ये समझ लीजिए कि मिट्टी के अंदर वो जो प्लास्टिक गल रही है, वो अपना आकार बदल रही है, तो इससे सॉइल पोल्यूशन होने की संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में, प्लास्टिक्स बैग ड्रेन्ड किए जाते हैं इनटू द वाटर बॉडीज़ में, पानी में फेंक दिए जाते हैं। नहरों, तालाबों, नालों की सहायताओं से वो बड़े बड़े नदियों में चले जाते हैं। थ्रेट द एक्वेटिक लाइफ आल्सो। तो इससे होता क्या है, जो नदियों में रहने वाली जीवन है या फिर नदियों में रहने वाली जो मछलियां हैं या अन्य जलीय जीव होते हैं वो धीरे धीरे मरना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो पानी में ऑक्सीजन घुली होती है वो ऑक्सीजन धीरे धीरे विषैली हो जाती है, क्योंकि ये प्लास्टिक बैग वगैरह केमिकल सब्सटेंस पानी में घुलने लगते हैं और पानी क्या करते हैं, गंदा कर देते हैं। पॉली बैग शोक द ड्रेन्स एंड द सीवेज। और जो पॉली बैग हम लोग बाहर सड़क पे फेंक देते हैं, बारिश के समय वो बहते हुए नालियों में चले जाते हैं। नालियाँ क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, जिससे पानी भरने लगता है और कई तरह की गलियों को आपने भरा हुआ बारिश के महीनों में देखा होगा। तो इसकी समस्या भी यही प्लास्टिक ही है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 में क्या कहा गया है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स पूछे गए। तो कॉलम 1 में आपको क्या भरना है, कॉलम 2 में आपको क्या करना है, आइए जान लेते हैं। तो फर्स्ट कॉलम 1 में जो ऑप्शन 1 दे रखा है वो पॉलीएस्टर से रिलेटेड है। और पॉलीएस्टर होता क्या है, एक फाइब्रिक्स होता है जो बिल्कुल भी रिंकल्ड आसानी से नहीं होता। और आप लोगों को पहले ही पता है कि पॉलिएस्टर इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर, तो आप लोग लिख लेंगे। अब बात करेंगे टेफ्लॉन की। स्टूडेंट अभी आप लोगों ने टेफ्लॉन का फंक्शन या फिर टेफ्लॉन का एग्जाम्पल पढ़ा था। तो टेफ्लॉन कहाँ पे यूज़ किया जा रहा था, नॉन स्टिकी पैन में। तो बिल्कुल भी ये क्या, बिल्कुल भी कैसे होते हैं, नॉन स्टिकी कुकवेयर्स होते हैं। तो कहाँ पर ऑप्शन मिल गया इसका आपको लोगों को, ये मिल गया सी वाला। तो टेफ्लॉन समझ में आ गया। फर्स्ट जो पॉलीएस्टर था, पॉलीएस्टर का आप लोगों ने क्या लगाया था, डी लगाया था।
और सेकंड टेफ्लॉन का आप लोगों ने सी लगाया था। अब बात करेंगे रेयॉन। रेयॉन भी आप लोगों ने समझा था आसानी से। तो रेयॉन क्या था, ये बिल्कुल भी सिंथेटिक फाइबर से अलग होता है और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है ये आप लोगों को पता था। अब ये बनता कैसे, प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प। तो बिल्कुल वुड पल्प्स की सहायता से बनता है। ये कम सिंथेटिक है, या फिर ये कह लें ये मैन मेड, द फर्स्ट मैन मेड सिंथेटिक फाइबर, जिसको हम लोग रेयॉन के नाम से जानते हैं। और ये मैन मेड है, इसलिए प्योरली सिंथेटिक ना होके, प्योरली केमिकल सब्सटेंस से ना बन के, ये क्या है, थोड़ा नेचुरली भी बनाया जाता है। नेचुरली भी बनाया गया मतलब ये है कि ये नेचुरली केमिकल या फिर ये मान के चले ये जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं इनका यूज़ करते हुए रेयॉन को तैयार किया जाता है। इसलिए प्योरली सिंथेटिक ना होके ये कोएड होते हैं, मतलब ये मिले जुले होते हैं, नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक, दोनों के मेल जोल से बने हुए, इनका नाम पड़ गया रेयॉन। अब बात करेंगे नायलॉन। नायलॉन का एग्जांपल आपने समझा था, नायलॉन का कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे थे, पैराशूट में आप लोगों ने यूज़ किया था, तो आपको आंसर्स मिल गया होगा। कहाँ पे मिल गया कि यूज़ फॉर द मेकिंग पैराशूट एंड द स्टॉकिंग्स। तो कई तरह के स्टॉकिंग्स बनाने में या फिर कई तरह के जो पैराशूट्स की जो रस्सियाँ होती हैं उनको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर्स मैच द फॉलोइंग आप लोग समझ गए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, और 14 के बाद 15 और 15 के बाद एक आपको डायग्राम दिखाया जाएगा जिसमें डिफरेंट टाइप के करंट फ्लोज हो रहे हैं। अब ये कैसे फ्लो हो रहे हैं ये आपको बताया जाएगा। फिलहाल तो अभी क्वेश्चन नंबर 14 पे हैं, समझ लेते हैं क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में पूछा गया है, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कमेंट करिए। तो मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर, अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स को मैन्युफैक्चर कर देते हैं, कई तरह के प्रोडक्ट इससे तैयार करते हैं, क्या ये हेल्प करेंगे कंजर्वेशन, बचाने में? किस चीज़ को बचाने में? फॉरेस्ट को बचाने में। तो कमेंट कीजिए। आप फॉरेस्ट को बचाने से मतलब ये कह सकते हैं कि क्या नेचुरल फाइबर्स के ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ इससे होगा क्या? नेचुरली फाइबर आप लोग समझते हैं, वूल नेचुरल फाइबर था, सिल्क नेचुरल फाइबर था, जूट नेचुरल फाइबर था, फ्लेक्स है नेचुरल फाइबर था, हेम्प वगैरह, ये सारे कॉमन एग्जांपल किसके थे? नेचुरल फाइबर थे। और नेचुरल फाइबर हमको प्लांट से मिल रहे थे। अगर हम नेचुरल फाइबर प्लांट से जो मिले तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे तो एक समय ऐसा है कि प्लांट्स धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर पूछा यह गया है कि अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर दें तो क्या ये फॉरेस्ट को बचाने में, जंगलों को बचाने में क्या ये सहायता कर सकता है? तो इस पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है या फिर इस पर आप एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो आइए जान लेते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर। कौन बनाता है इसको? मैन मेड बनाता है या हम लोग तैयार करते हैं। दीज फाइबर आर मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स, मतलब केमिकली इसमें हम कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं और केमिकल से मिलाकर हम इस सिंथेटिक फाइबर तैयार करते हैं। फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर कटिंग ऑफ ट्री और किलिंग ऑफ एनिमल इज नॉट रिक्वायर्ड। तो अब समझ में आ गया होगा कि सिंथेटिक फाइबर्स बनाने में आप लोगों को ट्री को काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी एनिमल्स को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। वी कैन कंजर्व आर नेचुरल एनवायरनमेंट यूजिंग सिंथेटिक फाइबर। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ट्रीज़ वगैरह जो हम लोग काट रहे थे नेचुरल फाइबर को बनाने के लिए, एनिमल्स को मार रहे थे सिल्क बनाने के लिए, तो इसमें ये बिल्कुल नहीं यूज़ होता। तो हम बिल्कुल अपने जो फॉरेस्ट है उसको कंजर्व करके रख सकते हैं। अब बात करते हैं हेंस मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज़ एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो ये बात बिल्कुल सटीक है, एकदम सही है। तो आप लोगों को आंसर समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, डिस्क्राइब कीजिए एन एक्टिविटी टू शो द थर्मोप्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या करना है? सिंपल सी चीज़ है, आपको डिस्क्राइब करना है एक एक्टिविटी को लेकर जिसमें ये दिखाया गया हो कि थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं चलती, मतलब करंट का फ्लो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ता। तो क्या करना है? आपको सिंपल सी चीज़ें ले लेती है। कौन कौन सी ले लेना है? टेक अ स्मॉल पीस ऑफ थर्मोप्लास्टिक मटीरियल, क्या लेना है? कुछ कॉमन एग्जांपल थर्मोप्लास्टिक के ले लेना है, एंड कनेक्ट इट बिटवीन द सर्किट एज सोन इन द फिगर। आप लोगों को एक फिगर दिखाया जाएगा, उस फिगर में जहाँ पे बताया गया है वहाँ पर आपको थर्मोप्लास्टिक का एक यूज़ करना है। व्हेन वी कनेक्ट कंडक्टर, कंडक्टर आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था, तो कंडक्टर्स का मतलब समझ लेते हैं। ऐसे चीज़ या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट
जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हो। तो व्हेन वी कनेक्ट कंडक्टर इन द सर्किट, करंट पासेस थ्रू इट एंड द बल्ब ग्लोज, मतलब बल्ब क्या हो जाता है, जल जाता है व्हेन वी यूज द कंडक्टर। बट इफ वी कनेक्ट थर्मोप्लास्टिक इन द सर्किट, नो करंट पास एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। तो हम बात कर रहे थे किसकी, कंडक्टर की। तो सर्किट में अगर कंडक्टर का यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, हमारी लाइट जो है वो जल रही है, क्योंकि कंडक्टर क्या करते हैं, इस गुड कंडक्ट करते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। तो अब लेकिन अगर हम उसकी जगह पे, कंडक्टर की जगह पे थर्मोप्लास्टिक का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी फ्लो नहीं होगी। अगर फ्लो नहीं होगी तो हमारा जो बल्ब उस सर्किट में लगा था वो बिल्कुल भी जलेगा नहीं। तो आइए सर्किट को थोड़ा सा देख लेते हैं और कोशिश करेंगे ये सर्किट आप लोग सेल्स की सहायता से, बैटरी की सहायता से घर पे बनाने की। तो स्टूडेंट फिलहाल तो घर पे बड़े और अपने अभिभावकों की उपस्थिति में ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो करनी है। ऐसे कोई भी एक्टिविटी आप लोगों को अकेले नहीं करनी है। तो आइए जानते हैं सर्किट में कहाँ पे क्या करना है आपको। तो आप लोगों को सर्किट दिखाई दे रहा है जिसमें एक बैटरी का यूज़ किया गया है, एक बल्ब का यूज़ किया गया है, और यहाँ पर ये जो वायर लगी है और बीच में ये कंडक्टर लगा है। तो आप ध्यान से समझिएगा, कंडक्टर की जगह पे देखिए, कंडक्टर लगाने पर समझ लेते हैं थोड़ा सा। बैटरी को हमने क्या किया, प्लस और नेगेटिव पॉइंट से जोड़ दिया है, दो तार निकाल दिए हैं। एक पॉजिटिव वाला यहाँ बल्ब से जुड़ा है, दूसरा नेगेटिव वाला दूसरे का उससे जुड़ा है, टर्मिनल से जुड़ा है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर बीच में जो हमने यूज़ किया वो है कंडक्टर। तो स्विच के लिए हम लोग कंडक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑन ऑफ बटन जब करते हैं तो कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लो चालू कर देता है। लेकिन कंडक्टर की जगह अगर हम लोग थर्मोप्लास्टिक कोई लगाते हैं, थर्मोप्लास्टिक कॉमन एग्जांपल आप लोग जानते ही हैं, कई तरह के एग्जांपल आप लोग सामने। सिंपल प्लास्टिक का अगर यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा जो बल्ब है वो बिल्कुल भी नहीं जलेगा। अब बिल्कुल भी नहीं जलेगा क्योंकि हमने यहाँ पर कंडक्टर का यूज़ के बजाय किसका यूज़ किया था, थर्मोप्लास्टिक का यूज़ किया था। और थर्मोप्लास्टिक आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट आज की वीडियो यहीं तक थी। चैप्टर यहाँ पे पूरा फिनिश हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो चैप्टर मैंने समझाया वो समझ में अच्छे से आया होगा। आप लोग लाइक ज़रूर करोगे, कमेंट भी ज़रूर करोगे, और इस वीडियो को आप लोग अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड और अपने कलीग से भी शेयर करोगे। तो स्टूडेंट ये वीडियो यहीं तक की। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूबियंस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट जुड़े रहिए। अभी तक आप ये चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।